Hello everyone. Today we are going to discuss paper code BPSC 134 Introduction to International Relations. आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, आप ये वेबसाइट सर्च कर लेंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं BPSC 134। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके यहाँ से गेस्ट पेपर को बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप ये गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अब क्या है अपना एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी कि मार्क्सिस्ट का क्या अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने का। सो द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सप्लेन वर्ल्ड पॉलिटिक्स मेनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड क्लास रिलेशन। जो आपका मार्क्सिस्ट अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, वो क्या है, वो एक्सप्लेन करता है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को मेनली इकोनॉमिक फैक्टर्स के टर्म्स में और क्लास रिलेशंस के टर्म्स में। सो ये बेस्ड है आपका ऑन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स, जो कि बिलीव करते थे जो इकोनॉमिक सिस्टम है सोसाइटी का वो उसकी पॉलिटिक्स कल्चर और इंटरनेशनल बिहेवियर को शेप करता है। सो अनलाइक जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं जो स्टेट और पावर पे फोकस करती है, मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म, क्लास स्ट्रगल और इनइक्वालिटी देखता है एट द ग्लोबल लेवल। नाउ कोर आइडियाज ऑफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच. So the Marxist approach argues that the world is divided into rich capitalist countries and poor developing countries. यानी कि मार्क्सिस्ट क्या है, मार्क्सिस्ट अप्रोच ये आर्ग्यू करता है कि आपका वर्ल्ड क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो रिच कैपिटलिस्ट कंट्रीज में और दूसरा आपका जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज है। तो जो रिच कंट्रीज हैं वो क्या है, रिसोर्सेज को कंट्रोल करती हैं, मार्केट टेक्नोलॉजी इन सबको कंट्रोल करती हैं, और जो आपकी पुअर कंट्रीज हैं वो उन पर डिपेंड रहती हैं। सो जो ये रिलेशनशिप है ये एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप है और जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है वो इससे बेनिफिट होती है। सो नाउ वी विल लुक व्हाट आर द की आइडियाज दैट इंक्लूड। सो इकोनॉमिक बेस ओवर पॉलिटिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स रिलेशन क्या करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस को डिटरमाइन करते हैं। क्लास स्ट्रगल, सो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन द बुर्जुआजी एंड द प्रोलेटारिएट। बुर्जुआजी आपकी जो कैपिटलिस्ट क्लास है और प्रोलेटारिएट जो आपकी वर्किंग क्लास है। कैपिटलिज्म एज अ ग्लोबल सिस्टम, सो जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि एक्सपेंशन हो रहा है ग्लोबल कैपिटलिज्म का। सो मार्क्सिस्ट बिलीव जो वॉर्स हैं, इंपीरियलिज्म है और अलायंसेस हैं वो हैपन होते हैं, यानी कि वो ये सब होते हैं क्योंकि मेनली टू प्रोटेक्ट द कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट, यानी कि कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर्स, इंपीरियलिज्म और अलायंसेस होते हैं। मार्क्सिज्म एंड इंपीरियलिज्म, सो मार्क्सिस्ट थिंकर लाइक व्लादिमीर लेनिन एक्सप्लेन इंपीरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्सिस्ट थिंकर में से व्लादिमीर लेनिन एक थिंकर है, उन्होंने इंपीरियलिज्म को एक्सप्लेन किया है कि इंपीरियलिज्म क्या है आपकी, वो हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की। तो इनके व्यू के अकॉर्डिंग जो पावरफुल नेशंस हैं वो एक्सपैंड करते हैं इनटू द वीकर रीजन्स ताकि वो रॉ मटेरियल्स को सिक्योर कर सके, चीप लेबर और न्यू मार्केट्स को सिक्योर कर सके। तो जो कॉलोनियलिज्म है और न्यू कॉलोनियलिज्म है इनको टूल्स देखा जाता है of economic domination rather than political necessity. Contribution to international relations. So the Marxist approach has made several important contributions. So first it highlights global inequality between developed and developing nation. यानी कि ये क्या करता है, जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में उसको ये दिखाता है। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों पुअर कंट्रीज अंडर डेवलप्ड रह जाती हैं ड्यू टू द इकोनॉमिक डिपेंडेंस। ये इंपॉर्टेंस देता है नॉन स्टेट एक्टर्स को, जैसे कि मल्टीनेशनल कोऑपरेशन हो गए और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो जो आपका ये अप्रोच है ये इन्फ्लुएंस करता है थ्योरीज को, जैसे कि डिपेंडेंसी थ्योरी हो गया, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी हो गया, जो कि फर्दर एनालाइज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को। नाउ वी विल लुक एट सम क्रिटिसिज्म ऑफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच. So despite its strength, the Marxist approach has several limitations. यानी कि इतने सारे स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी मार्क्सिस्ट अप्रोच के क्या हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है इकोनॉमिक फैक्टर्स को और कल्चर, आइडियोलॉजी और नेशनलिज्म को इग्नोर करता है। ये अंडर एस्टिमेट करता है स्टेट और पॉलिटिकल लीडरशिप के रोल को। बहुत सारे सोशलिस्ट क्या हैं, फेल्ड हुए हैं इन प्रैक्टिस, जिसकी वजह से रिड्यूस हुई द अपील ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियाज। सो क्रिटिक्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो भी सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉज नहीं होते हैं बाय द इकोनॉमिक रीजंस अलोन। कंक्लूजन, so the Marxist approach provides a critical and alternative perspective in the study of international relation। यानी कि आपका ये क्या है, एक critical और alternative perspective देता है in the study of international relation। ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में ग्लोबल इनइक्वालिटी को, एक्सप्लॉयटेशन को और इकोनॉमिक रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को। हाउएवर जो ओवर एम्फोसिस है इसका इकोनॉमिक और क्लास स्ट्रगल पे, वो इसकी एबिलिटी को लिमिट करता है टू फुली एक्सप्लेन इट्स कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल रिलेशंस रियलिटीज। So, even so, Marxism remains important for analyzing issues of development, globalization and power in world politics। फिर भी आपका क्या है, जो मार्क्सिज्म है वो इम्पॉर्टेंट रहता है बहुत सारे इश्यूज को एनालाइज करने में, जैसे कि डेवलपमेंट हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया एंड पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द नीड फॉर रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, आपको क्या बताना है, रिफॉर्म की क्या नीड्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। सो द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशंस क्या है आपका, इसको 1945 में बनाया गया था, स्टैब्लिश करा गया था, ताकि हम मेंटेन कर सके इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है, रिस्पॉन्सिबल रहता है जो कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए, इम्पोज सैंक्शन को इम्पोज करने के लिए और पीस मेकिंग मिशंस को ऑथराइज करने के लिए। हाउएवर जो स्ट्रक्चर और वर्किंग है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो रिफ्लेक्ट करती है वर्ल्ड सिचुएशन को 1945 की, ना कि आज की रियलिटीज को। सो देयरफॉर एक स्ट्रॉन्ग नीड है रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सो जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हमें 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अमंग देम उसमें क्या है, जो 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। वो आपका है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना। ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर होती है, जो इनको अलाउ करती है कि वो ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी डिसीजन को। सो जो रिमेनिंग 10 हैं दे आर नॉन परमानेंट, उनको 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है विदाउट एनी वीटो पावर। नीड फॉर रिफॉर्म्स इन रिप्रेजेंटेशन, सो जो एक मेजर रीजन है रिफॉर्म का वो है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो करंट परमानेंट मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ एक स्मॉल पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को। इंपॉर्टेंट रीजन जैसे कि अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, इनके पास कोई परमानेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो कंट्रीज जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ये सब क्या है, मेजर रोल को प्ले करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में और पीस कीपिंग में, बट इनको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द परमानेंट मेंबरशिप। सो ये क्या करता है, काउंसिल को अनफेयर बनाता है और आउटडेटेड बनाता है। Problems of veto power, so the veto power is another serious issue। वीटो पावर क्या है आपकी, ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। ये ऑफन लीड करता है डेडलॉक को, जहाँ पे कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता है इवन ड्यूरिंग द सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। सो बहुत सारे टाइम क्या होता है, जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो अपने वीटो को यूज़ करती हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रादर देन द ग्लोबल पीस। सो इस वजह से क्या है, इफेक्टिवनेस और क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रिड्यूस होती है। तो रिफॉर्म्स क्या है, बहुत ही ज़रूरी हैं ताकि हम यूज ऑफ वीटो पावर को रेगुलेट कर सके और लिमिट कर सके। चेंजिंग ग्लोबल रियलिटीज, सो द वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस 1945। वर्ल्ड क्या है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है 1945 के बाद। बहुत सारे थ्रेट्स जैसे कि टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, इनको क्या है कलेक्टिव और क्विक एक्शन की ज़रूरत होती है। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है आपका यूएनएससी का, वो बहुत ही स्लो और रिजिड है इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। सो रिफॉर्म्स क्या है, हेल्प करेंगे इस काउंसिल को बेटरली रिस्पॉन्ड करने में टू द मॉडर्न ग्लोबल प्रॉब्लम्स। कंक्लूजन, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट रिफॉर्म्स इन द UN Security Council are essential to make it more democratic, representative and effective। यानी कि इसमें रिफॉर्म्स करना क्या है, बहुत ही नेसेसरी है ताकि हम इसको डेमोक्रेटिक, रिप्रेजेंटेटिव और इफेक्टिव बना सकें। जब हम इसकी परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपैंड करेंगे, रीजनल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करेंगे और वीटो पावर को लिमिट करेंगे, तो क्या करेगा, ग्लोबल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करेगा इन द यूएन
सो ओनली थ्रू मीनिंगफुल रिफॉर्म्स, यानी कि सिर्फ अगर हम मीनिंगफुल रिफॉर्म्स करेंगे तो तभी क्या है जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो ट्रूली अपने रोल को फुलफिल कर पाएगी, दैट इज ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन द टुडेज वर्ल्ड. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द लिबरल अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि लिबरल का क्या अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने का. सो द लिबरल अप्रोच to international study is an important theory that explains how cooperation among states is possible in world politics. जो लिबरल अप्रोच है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने का है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है. ये हमें एक्सप्लेन करती है कि कैसे कोऑपरेशन होता है अमंग द स्टेट्स. ठीक है, सो अनलाइक रियलिज्म विच फोकसेस मेनली ऑन पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट, इनके जो रियलिज्म होता है आपका वो मेनली क्या है पावर और कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस करता है. लिबरलिज्म क्या है, बिलीव करता है जो पीस है, कोऑपरेशन और प्रोग्रेस है वो अचीवेबल है. ये एम्फोसाइज करता है ह्यूमन वैल्यूज पे, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे. जो लिबरल अप्रोच है वो डेवलप हुआ था एज अ रिस्पॉन्स टू द वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स. सो मीनिंग ऑफ द लिबरल अप्रोच. So the liberal approach argues that international relations are not only about war and power politics. यानी कि लिबरल अप्रोच क्या है, ये आर्ग्यू करते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सिर्फ वॉर और पावर पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये बिलीव करते हैं जो स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंडिविजुअल्स हैं वो साथ में वर्क कर सकते हैं ताकि वो ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. अकॉर्डिंग टू लिबरल्स हमें देखने को मिलता है जो ह्यूमंस हैं वो रैशनल है और केपेबल है कोऑपरेशन के. देयरफॉर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए थ्रू डायलॉग्स, रूल्स एंड शेयर्ड इंटरेस्ट. सो जो ये अप्रोच है ये इंस्पायर करता है बाय थिंकर जैसे कि इमानुएल कांट हो गए. वो बिलीव करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो ज़्यादा पीसफुल होते हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या है लीड कर सकता है टू द लास्टिंग पीस. नाउ वी विल लुक एट सम मेन फीचर्स ऑफ द लिबरल अप्रोच. सो फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन. सो लिबरल्स आपके बिलीव करते हैं जो कोऑपरेशन होगा अमंग द स्टेट्स वो पॉसिबल है और बेनिफिशियल रहेगा. कंट्रीज क्या है म्यूचुअल गेन्स को अचीव कर सकती हैं अगर वो साथ में काम करें इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग. सो कोऑपरेशन क्या करता है, मिसट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है. रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या है एक की रोल को प्ले करते हैं पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में. ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या करते हैं स्टेट को हेल्प करते हैं टू कोऑपरेट बाय प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि डायलॉग, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड प्रमोटिंग रूल बेस्ड ऑर्डर. डेमोक्रेसी एंड पीस. सो जो लिबरल अप्रोच है ये क्या करता है सपोर्ट करता है डेमोक्रेटिक पीस के आइडिया को, जिसका ये मतलब है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो लेस लाइकली हैं टू फाइट वॉर्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के प्रति क्या है फाइट नहीं करेंगे, मतलब बहुत ही कम है ऐसा कि वो फाइट होगी. सो जो डेमोक्रेसी है वो एनकरेज करती है ट्रांसपेरेंसी को, पब्लिक डिबेट को और पीसफुल डिसीजन मेकिंग को. इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. सो लिबरल्स आर्ग्यू दैट ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज रिड्यूसेस द चांस ऑफ वॉर. लिबरल्स आपके ये आर्ग्यू करते हैं अगर ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज रहेंगे तो उसकी वजह से चांसेस ऑफ वॉर क्या है रिड्यूस होंगे. जब कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे इकोनॉमिकली तो क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स बिकम्स कॉस्टली. सो ग्लोबल ट्रेड क्या करता है शेयर्ड इंटरेस्ट को क्रिएट करेगा और पीसफुल रिलेशंस को प्रमोट करेगा. रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. सो रियलिज्म के अनलाइक रियलिज्म जो लिबरलिज्म है आपका वो रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि एनजीओज हो गए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गए और इंटरनेशनल एजेंसीज हो गए. ये एक्टर्स क्या हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को बाय प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. सिग्निफिकेंस ऑफ लिबरल अप्रोच. सो जो आपका लिबरल अप्रोच है ये एक होपफुल व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को प्रोवाइड करता है. ये हाईलाइट करता है पीस, कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को रादर देन कॉन्फ्लिक्ट. सो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस. ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक कॉपरेशन की इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड. कंक्लूजन. सो इन कंक्लूजन द लिबरल अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस believes that peace and cooperation are possible through democracy, trade and international institution. यानी कि जो आपका लिबरल अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस का वो बिलीव करता है कि जो पीस और कोऑपरेशन है वो पॉसिबल है डेमोक्रेसी, ट्रेड और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू. ये ऑफर करता है एक ऑप्टिमिस्टिक और प्रैक्टिकल वे ताकि हम स्टडी कर पाएं ग्लोबल पॉलिटिक्स को बाय फोकसिंग ऑन द शेयर्ड इंटरेस्ट एंड कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो जो ये अप्रोच है ये हाईली क्या है आपका रेलेवेंट रहता है इन एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉवर्टी हो गया और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
एग्जामाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है। सो रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस are groups of neighboring countries that came together to promote economic cooperation and development. These organizations aim to reduce trade barriers, encourage investments, and improve economic relations among member states. रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या है आपके, ये ग्रुप होते हैं नेबरिंग कंट्रीज के जो एक साथ आते हैं ताकि प्रमोट कर सके इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को। ये ऑर्गेनाइजेशंस एम करती हैं कि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करें, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करें और इकोनॉमिक रिलेशंस को इम्प्रूव करें अमंग द मेंबर स्टेट्स। एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में क्या होता है, जो आरईओज होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं इन स्ट्रेंथनिंग द रीजनल इकोनॉमीज और इंश्योर करने में शेयर्ड ग्रोथ को। प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सो जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का, वो है कि वो प्रमोट करता है ट्रेड को अमंग द मेंबर कंट्रीज। सो ये रिड्यूस करता है टैरिफ्स को, कोटास को और अदर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को। सो ये ईजियर बनाता है उन कंट्रीज के लिए बाय एंड सेल करना एक दूसरे के साथ। सो इंक्रीज ट्रेड लीड्स टू हाई प्रोडक्शन, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जब इंक्रीज होगा ट्रेड, अगर इंक्रीज होगा तो उस वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, रिसोर्सेज का यूज बेटरली होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने एक सिंगल मार्केट को क्रिएट किया है जहाँ पे कि गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और पीपल फ्रीली मूव कर सकते हैं और वो सारे मेंबर्स को बेनिफिट करता है। एनकरेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सो जो आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये एनकरेज करते हैं फॉरेन और रीजनल इन्वेस्टमेंट को। जब कंट्रीज कोऑपरेट करती है इकोनॉमिकली तो वो क्या है, एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है इन्वेस्टर्स के लिए। ये हेल्प करता है उनको सेटिंग अप इंडस्ट्रीज में, क्रिएटिंग जॉब्स में और इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी। सो जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, एनर्जी के, मैन्युफैक्चरिंग के, वो ईजियर बन जाते हैं थ्रू द रीजनल कोऑपरेशन। सो जो ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को अमंग द मेंबर कंट्रीज। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कलेक्टिव स्ट्रेंथ, सो जो आपका रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैं ये आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं बाय प्रमोटिंग द कोऑर्डिनेशन इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो कभी कभी क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर सकती हैं साथ में। सो ऐसे जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं और ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं, सो एक्टिंग एज अ ग्रुप गिव्स देम स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर इंटरनेशनल नेगोशिएशन, यानी कि जब वो एक ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं तो उन्हें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर मिल सकती है इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में। फॉर इंस्टांस के लिए जो आपका एसोसिएशन होता है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, वो क्या है, एक साथ काम करता है ताकि वो मेंटेन कर सके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और कलेक्टिव ग्रोथ को इन द साउथ ईस्ट एशिया। सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज, सो मेनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस फोकस ऑन हेल्पिंग लेस डेवलप्ड मेंबर कंट्रीज। बहुत सारे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आपके क्या है, फोकस करते हैं लेस डेवलप्ड मेंबर कंट्रीज को हेल्प करने में। वो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल एड को, टेक्निकल असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। जो ये सपोर्ट होता है ये हेल्प करता है वीकर इकोनॉमिक्स को कि वो फास्टली ग्रो करें और रीजनल इम्बैलेंस रिड्यूस हो। सो साउथ एशिया में और साउथ एशियन एसोसिएशन में रीजनल कोऑपरेशन एम करता है कि वो इम्प्रूव करें इकोनॉमिक कंडीशंस को और पॉवर्टी को रिड्यूस करें थ्रू द रीजनल कोऑपरेशन। प्रमोशन ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन, सो जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो आपको ऑफन लीड करता है टू द पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड पीसफुल रिलेशंस। जब कंट्रीज डिपेंड होती हैं एक दूसरे पे इकोनॉमिकली तो जो चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के वो रिड्यूस हो जाते हैं। जो आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्रमोट करती हैं डायलॉग को, ट्रस्ट को और कोऑपरेशन को अमंग द मेंबर स्टेट्स। सो जो अफ्रीकन यूनियन है फॉर एग्जांपल, वो क्या करता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से लिंक करता है विद पीस एंड डेवलपमेंट अक्रॉस अफ्रीका। कंक्लूजन, सो इन कंक्लूजन रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, यानी कि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के वर्ल्ड में। ये प्रमोट करते हैं ट्रेड को, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी को अमंग द मेंबर कंट्रीज। ये सपोर्ट करते हैं डेवलपिंग नेशंस को और कंट्रीब्यूट करते हैं टू द पीस एंड कोऑपरेशन। सो जब ये एक साथ काम करते हैं तो थ्रू द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये क्या है, एक साथ काम करते हैं तो कंट्रीज क्या है, फास्टर डेवलपमेंट को अचीव कर सकती हैं और ग्लोबल चैलेंजेस को इफेक्टिवली फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।